हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए देखिए, पहला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। यहाँ पे तिरंगा के बारे में कुछ जानकारी लिखी हुई है, इसे हम पढ़ते हैं। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। संविधान सभा, ये क्या है? संविधान सभा है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा बोलते हैं। आप लोग लिख लें, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की 36 पट्टियाँ होती हैं, इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। किस लिए तिरंगा कहा जाता है? क्योंकि उसमें केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की समान 36 पट्टियाँ होती हैं, इसलिए तिरंगा यानी 3 रंगों वाला। फिर उसके बाद क्या है? ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच, जो बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, उसके बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ये हम लोग को छोटे से पढ़ाया जाता है, यानी बचपन में पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बीच में चक्र होता है, जिसे अशोक चक्र बोलते हैं, उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। फिर है, क्या आप जानते हैं कि यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है? ये आप लोग लिख लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा चक्र है वो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता। फिर आगे देखिए, फिर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। दूसरा है अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो अशोक स्तंभ के बारे में कुछ जानकारी है, चलिए पढ़ते हैं। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया। किसने बनवाया था? उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक के स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। ये तो सबको पता है, जो सत्यमेव जयते लिखा है वो किस भाषा में लिखा है? तो देवनागरी। किस भाषा में? देवनागरी लिपि, ठीक है, इस भाषा में लिखा हुआ है। किसमें? अशोक स्तंभ में। अशोक स्तंभ का जो शिखर है उस पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। आप लोग लिख लें। दूसरा है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। फिर है तीसरा, भारत का राष्ट्रीय गान। आप सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जन गण मन, उसके बारे में कुछ जानकारी दी हुई। 24 जनवरी 1950 में संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये गान लिखा गया था। बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये जन गण मन किसने लिखा है। ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। संपूर्ण गीत या गान को गाने में लगभग 52 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड? 52 सेकेंड का समय लगता है। हालांकि इसका लघु संस्करण को पूरा करने में केवल 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना? 20 सेकेंड का। लघु संस्करण क्या होता है? पहली और अंतिम पंक्ति। पहली और अंतिम पंक्ति। लघु संस्करण का मतलब होता है पहली और अंतिम पंक्ति। इसको पूरा करने में केवल 20 सेकेंड का समय लगता है। फिर है चौथा, भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय पुरस्कार, वो है भारत रत्न। आप सभी जानते होंगे भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। ये भारत का सर्वोत्तम राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को, ये आप लोग लिख लें, 2 जनवरी 1954 को भारत
के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जो इस पुरस्कार को प्राप्त करता है उसको मेडल दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है। फिर है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। बहुत से लोगों को पता नहीं होता भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम 1950 में वास्तविक वंदे मातरम के शुरुआत के 2 छंद को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। वास्तविक वंदे मातरम में 6 छंद हैं। कितने छंद हैं? 6 छंद। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाली और संस्कृति में 1882 में उनके अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा गया था। कहाँ पे लिखा गया था? आनंद मठ पे। कब लिखा गया था? 1882 में। और किस भाषा में? बंगाली और संस्कृत में। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लिख लें आप। फिर इस गीत को उन्होंने चिरसुरा में लिखा था। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय गीत किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, टाइगर। तो भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। ये बड़े आराम से वायुसिप के जंगलों में दौड़ सकता है और अत्यंत शक्तिशाली मजबूती और भारत के गर्व का प्रतीक है। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। जो बाघ होते हैं उनकी उम्र होती है 20 साल। तेज, फुर्तीली और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइग्रिस। क्या है? पैंथर टाइग्रिस है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया नाम है पैंथरा टाइग्रिस। फिर है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलियुम्बो न्यूसिफेरा। बड़ा अजीब नाम है। नीलियुम्बो न्यूसिफेरा लिख लें आप लोग। इसे भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में अंगीकृत किया गया था। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। ये उर्वरता, ज्ञान, समृद्धि, सम्मान, लंबी आयु, अच्छी किस्मत, दिल और दिमाग की सुंदरता को भी दिखाता है। इसका प्रयोग देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों आदि के लिए किया जाता है। फिर है भारत का राष्ट्रीय फल आम। आम तो सबको पसंद होता है। भारतीय राष्ट्रीय फल है आम। बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। आम जो है सभी फलों का राजा होता है। यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। फिर है भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। भारतीय मोर को भारत के राष्ट्रीय पंछी के तौर पर अंगीकृत किया गया है। यह पक्षी एकता, सजीव और रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये सुंदरता, गर्व और पवित्रता को भी दिखाता है। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा की धारा 1972 के तहत संसदीय आदेश पर सुरक्षा प्रदान की गई है। हिंदू धर्म में इसे भगवान मुर्गा का वाहन भी माना जाता है, जबकि ईसाइयों के लिए ये पुनर्जागरण का प्रतीक है। फिर है भारत का राष्ट्रीय खेल। बहुत से लोगों को राष्ट्रीय खेल नहीं पता। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, लेकिन बहुत लोकप्रिय है क्रिकेट। इसलिए कोई कोई कहता है क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, वो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीते थे। लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता था भारत। फिर है भारत का राष्ट्रीय जलचर
डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया। ये नहीं कि सभी डॉल्फिन, केवल गंगा की डॉल्फिन। कहा कि गंगा की डॉल्फिन राष्ट्रीय जलचर पशु के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है, क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों संरक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। फिर 12 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। ये बहुत कम ही लोगों को पता होता है। वट वृक्ष या बरगद का पेड़ जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ को माना जाता है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत के विभिन्न धर्म व जाति के लोगों एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाओं पर छोटे या बड़े जंतु निवास करते हैं। इस वृक्ष का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है और इससे कई औषधि गुण भी पाए जाते हैं। फिर भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपये। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपये। आधिकारिक रूप से भारत के गणराज्य की करेंसी भारतीय रुपया है। इसके संबंधित मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्दों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। भारतीय रुपये को र देवनागरी व्यंजक और लैटिन अक्षर आर से चिन्हित किया गया है। 15 जुलाई। ये कैसे र से कैसे प्रदर्शित करते हैं रुपये को? ऐसे। और जो आर है इसको इंग्लिश में लिखते हैं आर, ऐसे रुपये। ये जो आर है ये लैटिन भाषा का अक्षर है। जो ये र है वो देवनागरी व्यंजन है। फिर 15 जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको जारी किया गया था। 8 जुलाई 2011 को रुपए के चिन्हों के साथ भारत में सिक्कों की शुरुआत हुई। भारत में सिक्कों की शुरुआत कब हुई थी? 8 जुलाई 2011 में। और 15 जुलाई 1910 में भारत ने नोट जारी किए थे, यानी रुपए, करेंसी। फिर है भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर की पहाड़ी घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। प्राचीन समय से ही हिंदुओं के लिए गंगा नदी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व रहा है। इसके पवित्र जल को कई अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। आप लोग लिख लें ये लाइन। इसकी गंगा की उत्पत्ति हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्रों में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। फिर है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सब लोग को पता है भारत के राष्ट्रीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रीय पिता माना जाता है। सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के हत्या के बाद देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों से कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। फिर भारत का राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस को घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। ये बात आप सभी जानते हैं। फिर है भारत की राष्ट्रीय लिपि या आधिकारिक लिपि, वो है देवनागरी। अनुच्छेद 343 1 के तहत
के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक भाषा कहा गया है? फिर भारत की राजभाषा हिंदी। हम आपको बता दें कि भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी एक राज्य भाषा है, यानी जो भाषा राजकाज अर्थात सरकारी कार्य के लिए उपयोग की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है। राष्ट्रीय भाषा का भारतीय संविधान यहाँ पे संविधान होगा। भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। संविधान में केवल 22 भाषाओं को आधिकारिक दर्जा दिया गया है। और जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो हमारी राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय नहीं। यहाँ पे बता दें। चलिए आगे। फिर राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर, किसी को नहीं पता होगा। अपने भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है साका कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा साका कैलेंडर को प्राप्त है। 1957 में इसे कैलेंडर कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया है। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खगोल, डाटा, समय भी लिखित है। उसके बाद राष्ट्रीय शपथ। भारत की राष्ट्रीय शपथ क्या है? राष्ट्रीय शपथ को तेलुगु में पियदिमरीन, इसको नाम लिख लें, बहुत अजीब नाम है, पियदिमरीरी ने वेंकट सुब्बा राव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया गया है। स्कूलों में इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया है। राष्ट्रीय शपथ को किसने लिखा था? तेलुगु में पियदिमरीरी वेंकट सुब्बा राव द्वारा 1962 में लिखा गया था। इसे 26 जनवरी 1965 से सभी स्कूलों में निर्धारित रूप से गाए जाने का प्रावधान बनाया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।